हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो अच्छे होंगे। इस कोरोना काल में घर में रहें, सुरक्षित रहें, यही सजेस्ट करेंगे आप लोगों को। तो आइए हम लोग देखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है ये सब डिस्कस किए थे। जो नहीं देख पाए हैं इस पिछला वीडियो, लास्ट वीडियो देख लेंगे, उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में 3 चार्ज के बारे में बताए थे। पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरा प्रॉपर्टी क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज बताया था। तीसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताया। उसके आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज। चार्ज इज ट्रांसफरेबल देखा है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज जो है वह क्या है, आपका ट्रांसफरेबल है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल कहने का मतलब क्या हुआ, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल, इट मीन्स चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर until or unless both body acquires equal charges. Suppose there are two bodies and they be brought in contact together, then charge will be transferred from one body to another. और ये चार्ज का ट्रांसफर तब तक होते रहता है जब तक कि दोनों बॉडी एक्वायर इक्वल चार्जेस, जब तक कि दोनों बॉडी में इक्वल चार्ज नहीं हो जाता। सपोज अगर आपका मान लीजिए कि एक बॉडी है, इसमें चार्ज Q1 है, दूसरा बॉडी है, इसमें चार्ज Q2 है। When we brought in contact together, then charge will be transferred from one body to another till both body acquires equal charges. That equal charges is called common charge. तो वह common charge कितना होगा, पहला बॉडी का चार्ज प्लस दूसरा बॉडी का चार्ज डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2। जैसे सपोज एक बॉडी है, इसमें आपका 10 कूलम चार्ज है प्लस 10 कूलम एंड अनदर इज दिस बॉडी कंटेन -2 कूलम चार्ज। When we brought in contact together, then charge will be transfer. तो ये 10 कूलम चार्ज है, इसमें -2 कूलम चार्ज है, ये प्लस 10 कूलम चार्ज जो है +2 कूलम चार्ज उसको देगा, इसमें बचेगा कितना 8 कूलम, और ये +2 कूलम चार्ज इसको दिया तो इसमें कितना हो गया 0 कूलम। अभी चार्ज का और ट्रांसफर होगा कब तक, जब तक कि दोनों बॉडी का चार्ज सेम ना हो जाए। तो जब ये चार्ज अभी देगा, फिर 1 कूलम दिया, इसको 2 कूलम दिया, 3 कूलम दिया, 4 कूलम दिया, तो जब 4 कूलम इसको दे देगा तो इसके पास बचेगा 4 कूलम और इसके पास भी 4 कूलम। अब ये दोनों में इक्वल चार्ज हो गया। क्या अब चार्ज का ट्रांसफर होगा? नहीं, अब चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये आप बेसिक तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आपका अगर कॉमन चार्ज निकालना है तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कि पहला बॉडी का चार्ज प्लस दूसरा बॉडी का चार्ज डिवाइडेड बाई 2। तो पहला बॉडी का चार्ज है +10 कूलम, दूसरे बॉडी का चार्ज है -2 कूलम अपॉन 2, तो 10 - 2 8 बाई 2 दैट इज कितना हो जाएगा आपका +4 कूलम। इट मीन्स बोथ बॉडी एक्वायर्स कॉमन चार्ज और इक्वल चार्ज दैट इज 4 कूलम 4 कूलम। इसमें भी 4 कूलम बचेगा, इसमें भी 4 कूलम। कब? जब कांटेक्ट में आएगा। अब यहाँ पर बात है कि चार्ज का जो ट्रांसफर होता है वो 2 तरीके से होता है। तो इसको आप कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो बताया इसको हम लोग देखते हैं कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। चार्ज इज ट्रांसफरेबल कहने का मतलब क्या हुआ, charge can be transferred from one body to another, until or unless both bodies acquire equal charges. सब चार्ज, जैसे सपोज ये इक्वल चार्ज कितना होगा, कॉमन चार्ज कितना होगा, या इक्वल चार्ज इसी को कर सकते हैं कॉमन चार्ज। तो दिस इज वन बॉडी, इट कंटेन्स चार्ज Q1 and another body contains charge Q2. When we brought together, then charge will be transferred till both body acquire equal charges. अब वह इक्वल चार्ज कितना होगा, कॉमन चार्ज कितना होगा,
Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। इसका मतलब इस बॉडी में भी चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 और इसमें भी हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। कब? जब चार्ज का ट्रांसफर होगा उसके बाद। अब देखा जाए तो चार्ज का जो ट्रांसफर होता है वो दो तरीके से होता है, एक बाई कंडक्शन मेथड और दूसरा बाई इंडक्शन मेथड। चार्जिंग कैन टेक प्लेस बाई टू मेथड्स। चार्जिंग कैन टेक प्लेस बाई फॉलोइंग मेथड्स। पहला एक है वाई कंडक्शन एंड सेकेंड वन इज वाई इंडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंडक्शन मेथड। तो कंडक्शन मेथड इज दैट इट इज ए चार्ज बॉडी and another one is uncharged body. This is charged body and this is uncharged body. ये आपका चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है, जब इन दोनों बॉडी को हम लोग कांटेक्ट में लाते हैं, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर दोनों को खड़ा किए हुए हैं, जब दोनों बॉडी को हम लोग क्या किए, कांटेक्ट में लाए, तो चार्ज का ट्रांसफर होने लगेगा। ये चार्ज इससे जाने लगेगा तो कुछ चार्ज इसका जो है इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। इट मींस पहले ये अनचार्ज था, अब ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। दिस इज द बॉडी ए एंड दिस इज द बॉडी बी। ओवर हियर बॉडी ए इज चार्ज्ड एंड बॉडी बी इज अनचार्ज्ड। व्हेन वी ब्रॉट टुगेदर इन कांटेक्ट, देन बॉडी बी आल्सो बिकम्स चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम द बॉडी ए। ए बॉडी से जो चार्ज ट्रांसफर हुआ, जिसके कारण बी बॉडी भी क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो चार्जिंग के इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। तो कंडक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि व्हेन एन अनचार्ज बॉडी कम्स इन द कांटेक्ट ऑफ चार्ज बॉडी, देन इट बिकम्स चार्ज। दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड कंडक्शन। जब कोई अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आता है, तो आपका चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होने लगता है और वह अनचार्ज बॉडी भी क्या हो जाता है, चार्ज। तो चार्जिंग के इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्शन कहेंगे। क्लियर हुआ? ये हुआ आपका कंडक्शन। कंडक्शन कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि हम लोग अगर बात करें कि कंडक्शन क्या है, तो कंडक्शन कहने का मतलब हो गया आपका कि जब कोई अनचार्ज बॉडी, मतलब व्हेन एन अनचार्ज बॉडी, अगर बात करें कंडक्शन का कि कंडक्शन क्या है, वाई कंडक्शन मेथड से कैसे हम लोग चार्ज करते हैं। तो व्हेन एन अनचार्ज बॉडी comes in the contact of charged body and it becomes charged. This process of charging is called, and it becomes charged. This process of charging is called conduction. क्लियर? थोड़ा इसको देख लेंगे, डायग्राम बना लेंगे इसको। बना लिए डायग्राम। कंडक्शन का मतलब कि जब कोई अनचार्ज बॉडी आपका क्या होता है, अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो ये चार्ज हो जाता है। तो चार्जिंग के इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, कंडक्शन। अब इसी तरह से हम लोग बात करते हैं इंडक्शन का, कि इंडक्शन मेथड से हम लोग कैसे चार्ज करते हैं। ये कंडक्शन मेथड का प्रोसेस हो गया। अब अगर बात करें हम लोग बाय इंडक्शन मेथड से हम लोग कैसे चार्ज करेंगे। बाय इंडक्शन मेथड देखा जाए, वाई इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड क्या कहता है कि जैसे अगर कोई अनचार्ज बॉडी है और चार्ज बॉडी के बिना कांटेक्ट में आए अगर चार्ज हो जाए, तो चार्जिंग के इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्शन। इट मीन्स वी कैन से दैट व्हेन एन अनचार्ज बॉडी
विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट ऑफ चार्ज बॉडी इट बिकम्स चार्ज, दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड इंडक्शन। मतलब कि अगर कोई अनचार्ज बॉडी बिना चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आए चार्ज हो जाए तो चार्जिंग के इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इंडक्शन कहेंगे। जैसे आपका मान लिया जाए कि कोई एक अनचार्ज बॉडी है, दिस इज ए अनचार्ज बॉडी, ये आपका अनचार्ज बॉडी है। अब आपका इंडक्शन मेथड से कैसे अनचार्ज बॉडी को चार्ज करते हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। एनसीईआरटी का 1.1 नंबर प्रॉब्लम इसी तरह का है, इसी पर बेस्ड है, सॉल्व एग्जांपल। तो जैसे ये आपका अनचार्ज बॉडी है और कहता है कि बाय इंडक्शन मेथड से अगर आपको चार्ज करना है तो अनचार्ज बॉडी के नज़दीक आपका कोई चार्ज बॉडी को लाए, इसके नज़दीक में एक आपका हम चार्ज बॉडी को लाए, इसके कांटेक्ट में नहीं लाना है, इसके नज़दीक लाना है, नियर लाना है। तो मान लीजिए कि ये आपका कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हम लाए हैं, तो आपका ये जब पॉजिटिवली चार्ज, या अगर बात करें पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लाए हैं तो आपका ये जो आपका बॉडी है न्यूट्रल बॉडी, ये अनचार्ज है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये कैसा है, न्यूट्रल बॉडी। तो जब ये न्यूट्रल है इट मीन्स इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज द नेट चार्ज इनसाइड द या नेट चार्ज ऑफ द न्यूट्रल बॉडी इज 0। तो ये न्यूट्रल बॉडी का टोटल चार्ज 0 है, क्यों, क्योंकि जितना इसमें प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कंसिस्ट कर रहा है। अब ये चार्ज बॉडी को लाए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहे, इसके जब नज़दीक लाएं तो इसके नज़दीक वाले फेस पर यहाँ इलेक्ट्रॉन गैदर्ड जमा हो जाएगा और ये प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। चूंकि लास्ट क्लास में पढ़े हैं लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, लाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन को रिपेल करेगा, तो प्रोटॉन को रिपेल करेगा तो आपका ये प्रोटॉन जो होगा इस बॉडी के अपोजिट फेस पे चला जाएगा, इस बॉडी के अपोजिट फेस पे, इधर से जस्ट अपोजिट। अब ये आपका दूसरा काम क्या करते हैं, इस न्यूट्रल बॉडी को इधर आपका नेगेटिव चार्ज है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। जब अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन इस अर्थ से इस बॉडी में ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको गेन करेगा ये बॉडी को, तो ये जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऐसे कंडीशन में ये तो नेगेटिव चार्ज था ही, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जब इलेक्ट्रॉन कोई बॉडी गेन करता है तो वह क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो ये जो है आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा कुछ, और कुछ पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो कहने का मतलब कि आपका ये टोटल आपका इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा, इसमें मतलब कि कुछ बॉडी जो है आपका ये जो है फेस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये बॉडी जो है आप कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। पहले न्यूट्रल था और क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो इसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा हो गया, इसलिए नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी। इसी तरह से अगर आपको किसी को बाय इंडक्शन मेथड से आपको पॉजिटिव चार्ज बनाना है, जैसे ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, अब इसको पॉजिटिवली चार्ज बनाना है, इसके नज़दीक हम लोग क्या करेंगे कि आपका एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लाएंगे। अब इस जो न्यूट्रल बॉडी है इसकी आपका इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, तो ये प्रोटॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि ये चार्ज बॉडी लाए हैं तो ये चार्ज बॉडी क्या करेगा, प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके अपोजिट फेस पे आ जाएगा। उसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं कि ये आपका प्रोटॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। जब अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो इस न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होने लगेगा। जब इसमें इलेक्ट्रॉन जाने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन जब इससे रिमूव होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये आपका प्रोटॉन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुआ तो ये पॉजिटिवली चार्ज, कुछ आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा प्रेजेंट, टोटल इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसमें जो है प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा होगी, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो कहने का मतलब है कि आपका ये कैसा चार्ज बन गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गया। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि इंडक्शन मेथड से आपने देखा क्या कि इसके बिना कांटेक्ट में लाए भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो जब भी चार्ज करना हो, जैसे अगर इसको न्यूट्रल बॉडी को निगेटिवली चार्ज करना है तो इसके नज़दीक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लाएंगे। अगर किसी न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इसके नज़दीक नेगेटिव चार्ज बॉडी को लाएंगे।
और ये उसके बाद अर्थ से कनेक्ट कर देंगे एंड इट बिकम्स चार्ज, ये चार्ज हो जाएगा। तो चार्जिंग के इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्शन। तो इंडक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी के बिना कांटेक्ट में आए चार्ज हो जाए तो चार्जिंग के इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन एन अनचार्ज बॉडी without coming in contact of charge body, without coming in contact of charge body, it becomes charge, this process of charging is called, this process of charging is called induction, this process of charging is called induction। तो इस तरह से इंडक्शन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। अब हम लोग अगला प्रॉपर्टी, पांचवा प्रॉपर्टी देखते हैं। ये तो हो गया आपका कंडक्शन और इंडक्शन मेथड से चार्जिंग का, चार्ज कैसे करते हैं हम लोग देख लिए कि कंडक्शन मेथड से कैसे चार्ज किया जा सकता है और इंडक्शन मेथड से हम लोग कैसे चार्ज करते हैं। दूसरी बात किया जाए, आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव कहने का मतलब क्या हुआ, सो ध्यान दिया जाए। चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जैसे ये आपका कोई बॉडी है तो इस बॉडी में ढेर सारा पॉइंट चार्ज होगा। जैसे ये बॉडी है तो ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होंगे और ये सभी पार्टिकल में कुछ ना कुछ चार्ज होगा। तो मान लीजिए कि इस पार्टिकल का चार्ज कितना है, Q1, इस पार्टिकल का चार्ज कितना है, Q2, इस पार्टिकल का चार्ज कितना है, Q3, इसी प्रकार Mn पार्टिकल का चार्ज कितना है, Q1। तो कहता है कि आपका चार्ज इज एडिटिव मीन्स द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब कि आपका इस बॉडी के अंदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं और उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो चार्ज है उसके अलजेब्रिक सम के बराबर। मतलब कि द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन ए बॉडी इज अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। मतलब आप कह सकते हैं कि आपका चार्ज इज एडिटिव मींस द चार्ज प्रेजेंट इन ए बॉडी, द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन ए बॉडी, द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन ए बॉडी is equal to the algebraic sum of charge of constituent particles of the body। मतलब इस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उस सभी पार्टिकल के चार्ज के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। जैसे मतलब इस पूरे बॉडी का जो चार्ज होगा, इस बॉडी के अंदर Q1 एक पार्टिकल है जिसका चार्ज Q1 है, दूसरा पार्टिकल है जिसका चार्ज Q2 है, तीसरा पार्टिकल है इसका चार्ज Q3 है। तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वह सभी पार्टिकल के चार्ज के सम के बराबर। इट मीन्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट n में चार्ज तक दैट इज Q1। जितने भी पार्टिकल्स हैं वह सभी पार्टिकल के चार्ज के सम के क्या होगा, बराबर, अगर n पार्टिकल्स हैं तो। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी का। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास but mass can exist without charge, but mass can exist without charge। Charge cannot exist without mass but mass can exist without charge। चार्ज जो है बिना मास वाले बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मास बिना चार्ज वाले बॉडी में एग्जिस्ट करता है। वही कहे चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज जो है उसी बॉडी में होगा जहां मास होगा, जहां मास नहीं होगा वहां चार्ज नहीं होगा। लेकिन आपका मास जो है वह बिना चार्ज वाले बॉडी में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें हम लोग, आप नाम सुने होंगे फोटोन पार्टिकल का।
तो ये फोटोन पार्टिकल जो होता है इसका रेस्ट मास क्या होता है, 0 होता है। तो मास नहीं है इसके कारण इसका चार्ज भी अगर बात किया जाए तो क्या है, 0। इस फोटोन पार्टिकल में मास नहीं है जिसके कारण चार्ज भी नहीं है, क्योंकि आपको बताया कि चार्ज वहीं एग्जिस्ट करेगा जहां मास होगा। अगर इस पार्टिकल का मास नहीं है इट मीन्स इट कैन नॉट हैव चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट इन दिस पार्टिकल। उसी तरह से अगर एक आपका, तो ये आपने देख लिया कि अगर जहां मास नहीं होगा वहां चार्ज नहीं होगा। दूसरा, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास जो है बिना चार्ज वाले पार्टिकल में एग्जिस्ट करता है, जैसे आप नाम सुने होंगे एटम का। तो एटम जो पार्टिकल है, किसी भी एटम जो होता है वो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। तो नेट चार्ज जो हो गया, टोटल चार्ज जो हो गया, कितना हो गया, 0, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, इसलिए टोटल चार्ज ऑफ एन एटम इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल, क्योंकि जितना उसमें प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव। तो टोटल चार्ज ऑफ एन एटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब एटम में कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज नहीं है। लेकिन एटम का मास 0 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एटम, हर एक एटम का मास होता है। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, प्रत्येक एटम का कुछ न कुछ मास है। तो देख रहे हैं कि आपका मास 0 नहीं, इसका मतलब मास एग्जिस्ट कर रहा है। तो मास बिना चार्ज वाले पार्टिकल में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन चार्ज जो है बिना मास वाले पार्टिकल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब चार्ज वहीं होगा जहां मास होगा, जहां मास नहीं वहां चार्ज नहीं, लेकिन मास बिना चार्ज वाले पार्टिकल में एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये हमने कहा कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट कहने का मतलब क्या होगा, सो ध्यान दिया जाए। चार्ज इज इनवेरिएंट कहने का मतलब कि आपका चार्ज जो होता है, चार्ज इज इनवेरिएंट। अगला प्रॉपर्टी देखेंगे, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट कहने का मतलब चार्ज जो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पार्टिकल को, उस पर वो निर्भर नहीं करता है। तो चार्ज इज इनवेरिएंस का मतलब चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब कि जैसे ये आपका पार्टिकल है, इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड इट हैव द चार्ज 2 कूलम। ये एक पार्टिकल है, ये रुका हुआ है, इसका चार्ज 2 कूलम है। लेकिन यही पार्टिकल अगर 10 मीटर पर सेकेंड से मूवमेंट करने लगे, मोशन करने लगे, तो भी इसका चार्ज 2 ही कूलम होगा। इसका मतलब क्या समझे कि अगर कोई पार्टिकल आपका रेस्ट में है या अगर कोई पार्टिकल मोशन में है, मूवमेंट कर रहा है, तो दोनों कंडीशन में उस पार्टिकल का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वह सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा, चेंज नहीं होगा। जैसे आपका ये रुका हुआ है ये पार्टिकल, अभी इसके पास 2 कूलम चार्ज है, ये मूवमेंट करने लगे तो भी इसका चार्ज 2 ही कूलम है। क्लियर? ये कोई दूसरा पार्टिकल है, अभी मान लीजिए इसका चार्ज 10 कूलम है, ये रुका हुआ है, रेस्ट में है, अगर यही चार्ज पार्टिकल आपका मोशन करने लगे तो भी इसका चार्ज 10 ही कूलम है। मतलब कि अगर कोई पार्टिकल स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे या स्टेट ऑफ मोशन में रहे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज। क्लियर? तो आपका चार्ज इज इनवेरिएंस कहने का मतलब यही हुआ कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द, चार्ज इज independent from frame of reference, from frame of reference, that is the magnitude of charge particle remains constant, is in a state of rest or is in a state of motion। मतलब कि the magnitude of charge, the magnitude of charge of a particle remains constant either in a state of rest or in a state of motion, remains constant either in a state of rest or in a state of motion।
या either in a state of rest or in a state of motion. either it is कर सकते हैं, either it is in a state of rest, either it is in a state of rest or in a state of motion. मतलब कि अगर ये रेस्ट स्टेट में रहे या मोशन में रहे, दोनों स्थिति में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होगा, ये आपका रेस्ट में है और फिर यही पार्टिकल आपका मोशन में है, तो दोनों कंडीशन में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होगा, सेम होगा, बराबर रहेगा, कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। ये कहने का मतलब हुआ चार्जिंग इनवेरिएंट करने का मतलब। अब अगर बात करें हम लोग आपका तीसरे अगला प्रॉपर्टी आपका, अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी का, ये आपका हो गया कि चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज रिलेटिव, चार्ज इज कंजर्व्ड। नहीं, ये सारा प्रॉपर्टी हम लोग बात कर लेंगे। अब इसमें आपको एक टर्म हम सिखाना चाहते हैं, ये सब प्रॉपर्टी हो गया। अब स्पेसिफिक चार्ज देख लिया जाए। स्पेसिफिक चार्ज कहने का मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक चार्ज कहता है इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट मास। चार्ज पर यूनिट मास को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। मतलब इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट मास। मतलब स्पेसिफिक चार्ज बराबर आप कह सकते हैं कि आपका स्पेसिफिक चार्ज बराबर जो होगा वह कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट मास। इस आपका इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालने के लिए आपका जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन का निकालना, स्पेसिफिक चार्ज का इलेक्ट्रॉन का चार्ज बटा इलेक्ट्रॉन का मास। प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालना था, प्रोटॉन का चार्ज बटा प्रोटॉन का मास। नहीं, तो अब आगे हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का, कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कितने तरीके से होते हैं, या आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब क्या हुआ, सो ध्यान दिया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसी को आप चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं। तो ध्यान दिया जाए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं इसको, या इसी को कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो तीन तरीके से करते हैं। एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। सबसे पहले अगर बात किया जाए, चार्ज को हम लोग तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ध्यान देंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको आप कह सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसी को कह सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक ही बात है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, सो ध्यान दीजिए। जैसे ये आपका कोई रड है, ये एल लेंथ का एक रड है और इस पूरे रड में क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली, मतलब एक समान रूप से क्यू चार्ज को क्या कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो इसका एक यूनिट लेंथ में, मतलब 1 मीटर लेंथ में जितना चार्ज होगा उसी को हम लोग कहेंगे लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज या लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इस लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा से। तो अगर बात किया जाए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, तो आप कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब इसके जहां तक यूनिट की बात है, अगर इसका एसआई यूनिट की बात करें हम लोग, तो आप कह सकते हैं कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। इसका एसआई यूनिट जो हो जाएगा वह कूलम पर मीटर। इट्स एसआई यूनिट इज कूलम पर मीटर। एंड नेक्स्ट वन, अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात किया जाए, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालना हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि लेमडा बराबर जैसे चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, जस्ट लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे
लास्ट वीडियो में कि चार्ज का जो होता है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है AT, और ये लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखते हैं L। तो L डिनोमिनेटर में है, इस पर पावर नहीं कुछ दिया, इसका मतलब 1 है। अब जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो L पर पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा AT, L पर पावर क्या कर सकते हैं -1। नेक्स्ट वन इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। दूसरा जो है वो आपका क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है सो ध्यान दिया जाए। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कहता है सो देखा जाए। जैसे सपोज ये आपका एक मेटालिक शीट है और इस पूरे मेटालिक शीट का सरफेस एरिया A मान लीजिए या S मान लीजिए। मान लेते हैं कि सरफेस एरिया कितना है S। एक मेटालिक शीट है, एक मेटल का शीट है, और इस पूरे शीट पर Q चार्ज को यूनिफॉर्मली एक समान रूप से क्या कर दिया गया है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो इसके एक यूनिट एरिया में, इसका जो सरफेस एरिया S है उसके एक यूनिट एरिया में, मतलब इतना छोटा सा एरिया मान लिया जाए 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितना चार्ज होगा, क्योंकि Q चार्ज को तो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, इसके पूरे सरफेस में बांटे हैं, तो आपका इसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितना चार्ज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट मींस हम लोग कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। मतलब कि 1 यूनिट एरिया में जितना चार्ज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो अब देखा जाए आपका सिग्मा बराबर जो हो जाएगा चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। पर यूनिट सरफेस माने 1 यूनिट सरफेस एरिया। यहाँ S क्या है सरफेस एरिया, एंड चार्ज क्या है Q जो चार्ज पूरे को डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो अब देखा ये कैसे निकला 1 यूनिट एरिया में। जैसे आपका पढ़े ना कि Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया कितना एरिया में S एरिया, S एरिया में S मीटर स्क्वायर में चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया गया। 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया Q/S। और बताया भी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो चार्ज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इज इट क्लियर। तो अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, इसका यूनिट की बात करें तो चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा कूलम, एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि इसका ऐसा यूनिट जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात किया जाए तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे सो ध्यान दिया जाए उसी प्रकार। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया AT, एरिया का क्या होता है L स्क्वायर। L स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, इसको नोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो ये L स्क्वायर है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका AT, L पर पावर कितना हो जाएगा -2। नेक्स्ट वन इज हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, या वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज का। ये तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग देख लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी देख लिए। तो आपका अगर बात करें यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया। जैसे अगर सरफेस एरिया लेना होगा तो स्फीयर, मान लिया कोई स्फीयर है और स्फीयर के पूरे सरफेस पर Q चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्या इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा तो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया होगा। तो सरफेस एरिया स्फीयर का कितना लीजिएगा 4πr²। मान लिया जाए कि कोई आपका स्क्वायर शीट है स्क्वायर के शेप में जिसका साइड दिया हुआ है A और चार्ज Q को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो चार्ज Q सरफेस एरिया शीट स्क्वायर शेप में है तो उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा साइड स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कोई क्यूब है उसके पूरे सरफेस पर Q चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, नहीं अब क्या बताइए कि आपका क्यूब या क्या कर सकते हैं ये सर्कुलर डिस्क है, इसमें चार्ज मान लिया जाए क्यूब नहीं, ये आपका अगर एक सर्कुलर डिस्क है इसमें Q चार्ज को पूरे डिस्क में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसका रेडियस आ रहा है, बताइए इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा। तो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, तो चार्ज की उस सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, ये जो सरफेस है वो कैसा है सर्कुलर है तो सर्कल का सरफेस एरिया πr²। तो इसका अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे तो Q/πr² हो जाएगा। मतलब कि जिस तरह का शेप होगा उस बॉडी का सरफेस एरिया, चार्ज बटा उस बॉडी का सरफेस एरिया लिख देंगे। क्लियर हुआ आपका। अब अगर बात करें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात किया जाए
तो अगर आपको निकालना होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, अगर आपको निकालना हो सरफेस चार्ज डेंसिटी तो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, अगर आपको निकालना हो स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी तो चार्ज बटा स्फीयर का सरफेस एरिया। तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर वही आपको निकालना रहेगा सर्कुलर डिस्क का, तो सर्कुलर डिस्क का भी बताया कि चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, तो चार्ज बटा उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर डिस्क का जो सरफेस है वो कैसा है सर्कुलर है, तो सर्कल का सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर लेंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या इसी को कह सकते हैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाला जाए या वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज कहा जाए या वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको, रो। जैसे ये आपका मान लिया जाए कि एक बॉडी है, एक जस्ट लाइक स्फीयर है, क्यूब है, क्यूबाइड है, कोई बॉडी ले लिया जाए। अब इसमें आपका पूरे वॉल्यूम में इसका वॉल्यूम कितना है v। वॉल्यूम मतलब द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द बॉडी, किसी बॉडी के द्वारा जितना स्पेस ऑक्युपाइड किया जाता है। यहाँ एक स्फीयर रख दिए, एक गेंद रख दिए हैं, तो इसका वॉल्यूम कितना है v। और इस पूरे वॉल्यूम में क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो कहेगा बताइए इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा। तो आपका इसके v वॉल्यूम में क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इसके 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, मतलब यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब में जितना चार्ज प्रेजेंट होगा उस चार्ज को क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो 1 यूनिट वॉल्यूम में, तो v मीटर क्यूब में चार्ज क्यू है, तो 1 मीटर की वॉल्यूम में कितना चार्ज हो जाएगा, क्यू अपॉन v हो जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना चार्ज होगा उसको क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट मींस बेसिकली वी कैन से दैट इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। आप कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो बराबर हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो आपका इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। अगर इसके ऐसा यूनिट की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। अब इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, ऐसा यूनिट हो गया। अगर वॉल्यूम ये डायमेंशनल फॉर्मूला इसका निकाला जाए तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी जस्ट बताए थे कि चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है 80, और ये आपका v वॉल्यूम है तो इसका क्या हो जाएगा एल क्यू को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, चार्ज का 80 वॉल्यूम का एल क्यू को ऊपर ले गए तो एल पर पावर कितना हो जाएगा आपका -3। इज इट क्लियर। अब जैसे स्फीयर का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी था, स्फीयर का चार्ज बटा स्फीयर का वॉल्यूम, तो स्फीयर का वॉल्यूम सबको पता होना चाहिए कितना होता है। स्फीयर का अगर वॉल्यूम लिखेंगे तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्फीयर का जब सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना होगा तो इस स्फीयर का चार्ज बटा इस स्फीयर का वॉल्यूम। जैसे अगर क्यूब है, अगर इसके पूरे वॉल्यूम में क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है तो क्या होता है कि इस क्यूब में कितना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसका होता है, चार्ज बटा इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। अगर कोई क्यूबाइड है तो उसका अगर मान लें क्यू चार्ज को पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है तो उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज बटा उस क्यूबाइड का वॉल्यूम। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्लियर हुआ आपका। आगे हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात कर रहे थे। आगे अगर बात करें कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, चार्ज और मास में डिफरेंस, कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास देखते हैं। कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास, चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, क्या कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर चार्ज एंड मास या कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास कर सकते हैं। कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास, चार्ज और मास में कंपेयर करना है। तो अगर हम लोग इधर बात करें चार्ज में, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी 2 मार्क्स में आ जाएगा तो 2 को कंपेयर करना है, 3 मार्क्स में आएगा 3 को प्रॉपर्टी को कंपेयर कर लेना है, चार्ज और मास। तो अब अगर बात करें कि चार्ज और मास में कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें चार्ज का,
कि चार्ज जो होता है वह पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, मतलब चार्ज कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव बोथ। अब मास जो है वह कभी भी निगेटिव नहीं होता, ऐसा कभी देखें -3 किलोग्राम का पिंड है, -10 किलोग्राम का पिंड है, तो मास कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि चार्ज कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, चार्ज जो है पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। चार्ज कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, जबकि मास जो है, मास इज ओनली पॉजिटिव, मास कैन बी ओनली पॉजिटिव, मास कैन बी ओनली पॉजिटिव, कभी भी ये निगेटिव नहीं होगा। अगर दूसरा प्रॉपर्टी को कंपेयर किया जाए तो चार्ज जो है कह सकते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों एक्ट होता है, लेकिन दो मास पार्टिकल के बीच केवल और केवल एट्रैक्टिव फोर्स काम करता है नहीं। या इसी को और दूसरा इससे बढ़िया प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज जो है बिना मास वाले पार्टिकल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मास जो है बिना चार्ज वाले पार्टिकल में एग्जिस्ट करता है। तो आप कह सकते हैं कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, विदाउट मास मतलब जहां मास नहीं होगा वहां चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन मास जो है बिना चार्ज वाले पार्टिकल में एग्जिस्ट करता है। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। दूसरा आप कह सकते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड बट मास इज नॉट कंजर्व्ड। चार्ज जो होता है हमेशा कंजर्व होता है, ये पार्टिकल आपका, ये चार्ज किसी भी बॉडी का क्या होता है, कंजर्व होता है, वो केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, लेकिन मास कंजर्व नहीं होता है, मास इज नॉट कंजर्व्ड, मास इज नॉट कंजर्व्ड। क्यों नहीं कंजर्व होता है? क्योंकि मास जो होता है वह एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म होता है। मास इज ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी एज पर रिलेशन इक्वल टू mc स्क्वायर। नहीं, मास इज नॉट कंजर्व बिकॉज मास ट्रांसफॉर्म into energy, मास ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी। मास जो होता है वह एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म होता है एज पर रिलेशन इक्वल टू mc स्क्वायर, नहीं इक्वल टू mc स्क्वायर। ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी एज पर रिलेशन या अकॉर्डेंस एज पर रिलेशन कर सकते हैं इक्वल टू mc स्क्वायर। mc स्क्वायर रिलेशन के अनुसार ये क्या चीज में ट्रांसफर होता है, एनर्जी में। जैसे आप जानते हो कि अगर कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से चलना शुरू कर दे तो उसका मास कुछ लॉस होता है, और वो जो मास लॉस होता है वह किस में ट्रांसफर हो जाता है, एनर्जी। तो मास जो होता है वो कंजर्व नहीं होता। दूसरी बात कर सकते हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट। चौथा प्रॉपर्टी कर सकते हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट कहने का मतलब कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज इफ ए पार्टिकल इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट or in a state of motion, the magnitude of charge of that particle remains constant. मतलब चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट स्टेट में हो या मोशन स्टेट में हो, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। मतलब कि चार्ज जो होगा रेस्ट स्टेट में और चार्ज अगर कोई पार्टिकल मोशन स्टेट में है तो दोनों स्थिति में चार्ज उसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जबकि मास इज वेरिएंट, मास जो होता है वो क्या होता है, वेरिएंट होता है। मास इज वेरिएंट, मास जो होता है चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, एज पर रिलेशन m बराबर, अगर आपका रेस्ट अवस्था में है तो मास कुछ है,
लेकिन अगर वही मास पार्टिकल आपका मोशन करने लगे, इसे क्या पता है कि ये पार्टिकल है, ये रेस्ट में है तो अभी 2 कूलम चार्ज, मोशन कर रहा है तो भी 2 कूलम चार्ज। लेकिन अगर मास की बात किया जाए, अगर इसका मास अभी 10 ग्राम है रेस्ट में, लेकिन अगर यही आपका कुछ स्पीड से, कुछ वेलोसिटी से, स्पीड ऑफ लाइट से मूवमेंट करने लगे तो इसका मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वह किस रिलेशन के अनुसार चेंज होता है, m बराबर m0 बटा √1 माइनस v²/c²। मतलब मास इज वेरिएंट एज रिलेशन, एज पर रिलेशन m इक्वल टू m0 बटा 1 माइनस v²/c²। एज पर रिलेशन देख सकते हैं इस रिलेशन के अनुसार, या एज अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन के अनुसार चेंज होता है। दूसरी बात कर सकते हैं, अगला प्रॉपर्टी, चार्ज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज का काम कहाँ होता है, इंपॉर्टेंट रोल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में या इलेक्ट्रोस्टैटिक में। मास का इंपॉर्टेंट रोल कहाँ होता है, ग्रेविटेशन। तो कह सकते हैं कि चार्ज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये मास का इंपॉर्टेंट रोल कहाँ होता है, इन ग्रेविटेशन। कह सकते हैं चार्ज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड इसमें कह सकते हैं कि मास प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रेविटेशन। ये सब इसका 4-5 प्रॉपर्टी को आप कंपेयर कर सकते हैं। अब आगे इसमें हम लोग को देखना है एक आपका इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जिसको कहते हैं। ये भी बहुत मज़ेदार टॉपिक है, थोड़ा देखा जाए। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है देखेंगे। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसको समझिएगा। देखा जाए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, देखा जाए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या कहता है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पहले है क्या ये देखो। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज एन डिवाइस थ्रू विच वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, एंड नेचर ऑफ चार्ज ऑफ ए बॉडी। माने ये एक बॉडी है, इस बॉडी में चार्ज प्रेजेंट है या नहीं, अगर प्रेजेंट है तो वह कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं किससे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहेगा कि व्हाट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप या व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप, देन यू कैन से दैट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और सिंपली इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस थ्रू विच वी कैन डिटेक्ट द चार्ज एंड प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑफ ए बॉडी। माने किसी भी बॉडी में चार्ज है या नहीं, ये प्रेजेंस ऑफ चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं, और आपका अगर है चार्ज प्रेजेंट है तो वो कौन सा नेचर का चार्ज ये पता कर सकते हैं। क्लियर, मतलब कि इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस थ्रू विच वी कैन डिटेक्ट द चार्ज एंड प्रेजेंस ऑफ चार्ज। डिटेक्ट द चार्ज मतलब डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ चार्ज। तो हम लोग देखा जाए कि प्रेजेंस ऑफ चार्ज को डिटेक्ट कैसे करते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से। ये क्लियर हुआ पहले कि गोल्ड इट इज एन डिवाइस through which we can detect the presence of charge, and nature of charge। presence of charge एंड डिटेक्ट करते हैं नेचर ऑफ चार्ज को, नेचर ऑफ चार्ज। प्रेजेंस ऑफ चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं, नेचर ऑफ चार्ज को
डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा चार्ज है। देखा जाए इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है, एक आपका कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में हम लोग एक रड डालते हैं इस तरह से। ये आपका मेटल रड है, ये कैसा रड है, मेटल रड। और इस मेटल रड से आपका एक गोल्ड लीफ या एल्युमिनियम लीफ को आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड लीफ को या एल्युमिनियम लीफ को कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक गोल्ड का एक पत्थर जोड़ दिए यहाँ पर। अब इसको एक कॉर्क से क्या कर दिया जाए, ढक दिया जाए। कॉर्क से कनेक्ट कर दी, ये आपका गोल्ड लीफ है, ये एक मेटल रड है और यहाँ पर एक मेटल का इस तरह से नॉब बना देते हैं, या इस तरह का भी बना सकते हैं, एक मेटल नॉब बना दिए इस तरह का। अब देखिए होता क्या है, आपका एक मेटल नॉब बना दिए यहाँ पर, ये कॉर्क लगा दिए हैं, तो देखेंगे कि आपका ये क्या है, इसको यहाँ पर अर्थिंग से आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो सब क्या है, ये आपका कॉर्क हो गया और ये आपका मेटल रड हो गया, ये आपका गोल्ड लीफ हो गया, ये मेटल नॉब हो गया, इसको कहते हैं नॉब, मेटल धातु का ही होता है, ये मेटल नॉब, ये मेटल नॉब है, मेटल नॉब। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये अर्थिंग पॉइंट हो गया, अर्थिंग पॉइंट, और ये आपका एक कंटेनर हो गया, कंटेनर हो गया आपका। अब कैसे प्रेजेंस ऑफ चार्ज को हम लोग पता करते हैं, होता क्या है कि जैसे अभी ये आपका जो इलेक्ट्रोस्कोप है वह अनचार्ज्ड है, मतलब इस इलेक्ट्रोस्कोप में कोई चार्ज नहीं है, और ये मेरा कोई चार्ज बॉडी है, कैसा बॉडी है, चार्ज बॉडी। जब इस चार्ज बॉडी को इस नॉब के कांटेक्ट में लाइएगा तो ये आपका चार्ज बॉडी है और ये जो है आपका इलेक्ट्रोस्कोप अभी अनचार्ज्ड है। तो जैसे इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है, तो चार्ज का ट्रांसफर होने लगेगा चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की ओर। तो जैसे इस चार्ज बॉडी को इस नॉब के कांटेक्ट में लाते हैं, इस मेटल नॉब के कांटेक्ट में, तो इस चार्ज बॉडी से इसमें चार्ज ट्रांसफर होने लगेगा। जब ये चार्ज ट्रांसफर होगा इस नॉब में, इस नॉब से इस मेटल में जाएगा, इस मेटल रड से चार्ज ट्रांसफर होते होते यहाँ आएगा। अब जब यहाँ पर आएगा तो कुछ चार्ज इस लिप में जाएगा, कुछ चार्ज इस लिप में जाएगा, कुछ चार्ज इस पत्थर में जाएगा, कुछ चार्ज इस पत्थर में जाएगा। तो ये आपका अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसमें ट्रांसफर हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इधर ट्रांसफर हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर इधर हो रहा है। तो ये दोनों में पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। जैसे अगर मान लिया जाए इसमें भी आपका पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज, जब ये दोनों रिपेल करेगा तो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। मतलब ये लिप जो है आपका क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो जब फैल गया इसका मतलब क्या पता चला, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। जब रिपेल कर रहा है इसका मतलब है कि इसमें चार्ज आ गया। तो चार्ज इसमें कब आया, जब इसमें चार्ज होगा तब ना। अगर यही अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाई, जैसे ये अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, अनचार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाई, अनचार्ज बॉडी मतलब कोई चार्ज नहीं है, जब कोई चार्ज नहीं होगा तो जैसे लिप है वैसे ही रहेगा। लेकिन चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाएंगे तो इससे आपका चार्ज बॉडी से इस इलेक्ट्रोस्कोप में चार्ज ट्रांसफर होगा, इस रड में ट्रांसफर होगा, इस रड से स्लिप में आएगा और इस स्लिप से क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि आपका बॉडी में क्या है, चार्ज है। लेकिन अब नेचर ऑफ चार्ज कैसे पता करेंगे। जैसे अगर मान लिया जाए कि आपका ये चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, कैसा है, चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है। अगर आपका मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है और इसके अपोजिट नेचर का चार्ज लाए हैं, बॉडी को लाए निगेटिवली चार्ज बॉडी को, तो निगेटिवली चार्ज बॉडी को आप लाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। तो आप पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, ये निगेटिवली चार्ज को लाए हैं तो ये कन्वर्ज हो जाएगा। इसका मतलब कि जो चार्ज बॉडी है उसके अपोजिट नेचर का चार्ज है, जब कन्वर्ज होगा तब।
तो इससे पता चला अगर पॉजिटिवली चार्ज है कन्वर्ज हो रहा है, इसका मतलब कि वो जो चार्ज बॉडी है वो निगेटिवली चार्ज। अगर ये डाइवर्ज हो रहा है इसका मतलब है कि और जैसे आपका जैसे कम चार्ज है दोनों में 10 कूलम है तो इतना डाइवर्ज किया, 50 कूलम ज़्यादा डाइवर्ज करेगा। इसका मतलब द डाइवर्जेंस ऑफ लिप्स डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज एंड इफ अमाउंट ऑफ चार्ज इज लार्जर देन लिप डाइवर्ज लार्ज and the amount of charge is smaller then lip diverge smaller। क्लियर? इससे पता चलेगा हम लोग का आपका प्रेजेंस ऑफ चार्ज और क्या कर सकते हैं नेचर ऑफ चार्ज के बारे में पता करें। ये है गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। अगला वीडियो जो देंगे आपको उसमें कूलम्स लॉ देखेंगे। थैंक यू।